हेलो क्लास, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। गुणनखंड, आइए जानने का प्रयास करते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसे हमने लिया 6 को कौन कौन संख्या विभाजित कर सकती है? तो आप ये कहेंगे सर 6 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 3 से, और 6 स्वयं की संख्या से भी विभाजित होती है। राइट। और हम मान लेते हैं जैसे 4 हमने लिया, ठीक है, तो 4 किससे विभाजित होता है? 1 से, 2 से, संख्या स्वयं से विभाजित होगी। बड़ी संख्या हमने लिया 16, तो संख्या यह 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगी, 8 से, और संख्या स्वयं से विभाजित होगी। माय फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि यह 1 है, यह तो सभी संख्याओं को विभाजित कर रही है, और ये 6 है तो संख्या 6 भी है, ये 4 है तो संख्या 4 है, 16 है तो संख्या 16 है। इन संख्याओं से ये विभाजित होती है, तो विभाजित करने वाली संख्या को गुणनखंड कहते हैं। विभाजित करने वाली संख्या को गुणनखंड कहते हैं, और विभाजित होने वाली संख्या को गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। विभाजित होने वाली संख्या को गुणज कहते हैं, विभाजित करने वाली संख्या को गुणनखंड कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। 4 को हम क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे। 4 को हम गुणज कहेंगे, और इनको हम क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह विभाजित करती हैं। ये सब क्या है? ये गुणनखंड है। ये क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विभाजित करने वाली संख्या गुणनखंड और विभाजित होने वाली संख्या गुणज। क्या कहेंगे? कि यह संख्या 4 का गुणनखंड है और 4 इन संख्या का गुणज है। राइट। देखिए, सी-टेट में इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है मैथ का। सी-टेट में बेस एकदम इंपॉर्टेंट है, आधार। विभाजित करने वाली संख्या गुणनखंड कहलाती हैं, और इन्हें हम अपवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक भी कहते हैं। गुणनखंड को क्या कहते हैं? अपवर्तक भी कहते हैं। अपवर्तक कहते हैं। और गुणज को अपवर्त्य कहते हैं। गुणज को अपवर्त्य कहते हैं। गुणज को अपवर्त्य कहते हैं। तो आपने यहां पर देखा कि संख्या 6 है, तो 6 को विभाजित होने वाली संख्या 1, 2, 3, 6, तो ये विभाजित करती हैं तो ये गुणनखंड कहलाएंगी, और ये विभाजित होती है तो गुणज कहलाएंगी। ठीक है। यह संख्या इसके लिए गुणज होगा, और यह संख्या इनके लिए गुणनखंड अर्थात अपवर्तक। गुणज अथवा अपवर्त्य। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि हमने 3 एग्जाम्पल लिया है, 6, 4, 16। तो यहां पर देखेंगे कि जो यहां पर एक बार बार आ रहा है, एक गुणनखंड है, और 6 को भी विभाजित कर रहा है, 4 को भी विभाजित कर रहा है, 16 को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि एक सभी संख्या को विभाजित करेगा। तो यहां परिभाषा क्या बन गया? नोट करिएगा। प्रत्येक
संख्या का एक गुणनखंड है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, अपवर्तक है। हो सकता है गुणनखंड न लिखकर परिभाषा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य की पहचान करें। लिख देगा ऑप्शन एक प्रत्येक संख्या का एक अपवर्तक है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि गुणनखंड को ही अपवर्तक और अपवर्तक को ही गुणनखंड कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरा पॉइंट, आप देख सकते हैं कि संख्या 6 है तो स्वयं से विभाजित हो रही है, संख्या 4 है तो स्वयं से विभाजित हो रही है, संख्या 16 है तो स्वयं से विभाजित हो रही है। इसका मतलब यह है संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड, संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होता है। संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि इसी परिभाषा में से 2022 में सवाल पूछ लिया गया था। सवाल ये पूछा गया था कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर होते हैं, उससे कम होते हैं, उससे बराबर या अधिक होते हैं, उससे कम या बराबर होते हैं। यह 2022 में सवाल पूछ लिया गया था ऑनलाइन के पेपर में। तो यहां पर देख सकते हैं कि यह संख्या 6 है तो इसके कितने गुणनखंड है? 4, यानी संख्या से कम है। संख्या यहां पर 4 है तो इसके कितने गुणनखंड है? 3, यानी संख्या से कम है। संख्या 16 है तो इसके कितने गुणनखंड है? 5, यानी 16 से कम है। माय फ्रेंड, एक फैक्टर और यहां पर लिखते हैं, यहां हम इसको अब मिटा देना चाहते हैं। जैसे हमने बोला कि संख्या 2 किससे विभाजित होगा? 1 से, और संख्या स्वयं से। 5 1 से और संख्या स्वयं से। तो अब आपको अनुमान लग गया होगा कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। देख सकते हैं आप कि 2 संख्या है तो इसके 2 फैक्टर है, 5 संख्या है तो इसके ही 2 फैक्टर हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी संख्या उसका गुणनखंड या तो उससे कम होगा या तो उसके बराबर होगा। बहुत लोगों ने इस सवाल को गलत किया हुआ था। किसी भी प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड, किसी भी प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड उसके बराबर या कम होगा। उसके बराबर या कम होगा। तो हमने क्या क्या सीखा? एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होता है, और किसी भी प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक संख्या हमने 12 लिया है, तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो 12 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और संख्या स्वयं से विभाजित होगा। संख्या स्वयं से विभाजित होगा।
जितना मैं बताऊंगा सब इसी में शामिल है, बशर्ते इसको एकदम समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सवाल क्या क्या आप में पूछा जा सकता है। सवाल आप में ये पूछा जा सकता है कि संख्या 12 के कुल कितने गुणनखंड है, तो आप ये कहेंगे 1 2 3 4 5 6। ये सवाल पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाएगा कि संख्या 12 के कितने सम गुणनखंड है, तो आप ये कहेंगे 1 2 3 4। आपसे ये पूछा जाएगा कि संख्या 12 के कुल कितने विषम गुणनखंड है, तो यहां पर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है 3 गुणनखंड है और 1, तो टोटल कितने हुए 2। टोटल कितने हुए 2। तो तुरंत आप ये समझेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि कुल गुणनखंडों की संख्या 6 है, जिसमें से सम गुणनखंड 4 हैं, विषम गुणनखंड 2 हैं। तो 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर होती है सम और विषम गुणनखंडों का योग होता है। कुल गुणनखंडों की संख्या किसके बराबर होती है, सम और विषम गुणनखंडों के योग के बराबर होती है। देखिए आप ये कह सकते हैं कि सर यदि इसके 4 गुणनखंड हैं तो कुल 6 में से 4 घटा देंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। आप ये कह सकते हैं सर इसके विषम गुणनखंड 2 हैं, तो कुल 6 में से 2 घटा देंगे तो सम गुणनखंड निकल जाएगा। मैं आपको बता दूं, पहले आपको विधिवत पढ़ने की जरूरत है, इसके बाद मैं आपको एक लाइन में सिखाऊंगा कि एक लाइन में कैसे सभी के सभी आंसर निकाले जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको कंसेप्ट जानना है, पहचानना है, बेस को क्लियर करना है, उसके बाद हम एक लाइन का प्रयोग करेंगे। राइट। तो आपके कितने सवाल बनाए जा सकते हैं समझने का प्रयास करिएगा कि संख्या 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या, संख्या 12 के सम गुणनखंडों की संख्या, संख्या 12 के विषम गुणनखंडों की संख्या, संख्या 12 के कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, संख्या 12 के सम गुणनखंडों का योग, संख्या 12 के विषम गुणनखंडों का योग। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ये आपके सिलेबस सी-टेट में पूछा जाता है। और एक बार एक्स्ट्रा सवाल 2019 में पूछ लिया था कि 84 के ऐसे कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, उन गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज में है। यानी यह इस पे अप्लाई किया जाए तो हम आपसे ये पूछें कि 12 के ऐसे कितने 12 के उन धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करें जो 3 के गुणज में हैं। जो संख्या 3 के गुणज में होगा वह निश्चित ही 3 से पूरी विभाजित होगी। तो 3 है तो 3 से 6 12 संख्या 3। देख सकते हैं 7 प्रकार के आप में सवाल पूछे जाते हैं सी-टेट में, 7 प्रकार के हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। राइट। तो आइए एक एक करके आज 3 सवाल हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करेंगे। हमने संख्या लिया है 12, हम इसी को प्रूफ करके लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पहला अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला सवाल पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कोई भी यदि संख्या पूछेगा, जैसे संख्या 12 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा, तो सबसे पहले आपको भाग विधि के द्वारा आपको अभाज्य निकालने होंगे।
2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 कम 3। तो आप लिखेंगे सर 12 बराबर 2 बार आया है तो 2 के पावर में 2 गुणे 3 एक बार आया है तो 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 1। याद रखिएगा ये छोटा संख्या है तो आपको लग रहा है कि सर यहीं पर बता सकते हैं कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 2 3, 1 2 3। सही बात है, राइट। यदि इस रूप में यदि आपको आएगा तो आपको आंसर क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या इसी को बोलते हैं रूढ़ गुणनखंडों की संख्या। मैंने आपको बता दिया है कि हमेशा हमको बेस मजबूत करके चलना है। तो क्या लिखेंगे? घातों को आपस में जोड़ देते हैं। घातों को आपस में जोड़ देते हैं। बताइए घात कितने हैं? 2 + 1 बराबर में 3, अर्थात 12 के कुल 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। 12 के कुल 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। सबसे पहले हमें इस रूप में लिखना है, राइट। इसके बाद हम घातों को आपस में जोड़ देंगे तो 12 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 3। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है 2 3 5 7 11 13 17, राइट। आपसे पूछेंगे कि संख्या 60 के कुल रूढ़ गुणनखंडों की संख्या 60 के कुल रूढ़ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। उम्मीद करते हैं कि मैं लेटर्स बड़े बड़े लिख रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 60 को क्या करेंगे? 60 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे। जिन विद्यार्थियों को तोड़ने आता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं तोड़ने आता होगा यहां हम लिखेंगे, यहां से समझ लेंगे। 12 × 5 = 60। 12 का मतलब होता है 4 तिहाई 12, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 1 और यहां पर क्या होगा? 5 के पावर में 1। देखिए 4 तिहाई 12, 12 × 5 = 60। आपको निकालना है तो 60 को निकालेंगे तो हम 2 से भाग करेंगे। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या निश्चित ही 2 से पूरी विभाजित होगी। तो जब भी हम अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य को ही रूढ़ गुणनखंडों की संख्या बोलते हैं तो रूढ़ संख्या शुरुआत कहां से होती है? 2 से। तो हमें 2 से ही भाग करना है। तो यहां पर कितना होगा? 30। 30 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 15। लेकिन अब ये 5 आ गया, 2 से नहीं कटेगा। तो 2 के अगला अभाज्य संख्या क्या पड़ता है? 3। तो 3 से कटेगी, 3 × 5 = 15। अब ये 5 3 से नहीं कटेगी तो 3 के अगला अभाज्य संख्या 5, 5 × 5। तो आप ये कहेंगे कि सर 2 बार आया है, 3 अकेले आया है, 5 अकेले आया है। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 1। तो रूढ़ संख्या अर्थात इसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या लिखेंगे? घातों को आपस में जोड़ देते हैं। घातों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं। तो बताइए 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 1, कितना आ गया? 4। यानी कि 60 के कुल अभाज्य गुणनखंड अर्थात रूढ़ गुणनखंडों की संख्या
कितना है 4 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से निकाल लेंगे। आइए एक सवाल हम ऐसा लेते हैं, वेरिएबल में लेते हैं, चर में लेते हैं, संख्या कोई भी हो सकता है, उसका घात बना के लिखेंगे और डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइए यहां पर हम लिखेंगे संख्या, जैसे कोई भी हमने प्राकृतिक संख्या लिया, ये एग्जाम्पल हमने लिया, कोई भी नेचुरल लिया और 2 के पावर में 5 गुणे 3 के पावर में 7 गुणे 5 के पावर में 6 और पूछे कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड या इसी को क्या बोलेगा, रूढ़ गुणनखंड, रूढ़ गुणनखंड बराबर, बताइएगा, घातों को आपस में जोड़ देते हैं, घातों को आपस में जोड़ देते हैं। राइट, उम्मीद करते हैं कि अब आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बन गया होगा। तो बताइए 5 7 12, 12 6 कितना होता है 18, तो इसका आंसर कितना आ गया 18। राइट, तो हमने क्या पढ़ा, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या। तो अब हम दूसरा हेडिंग लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। तो यहां पर हम दूसरा हेडिंग लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। हमने एग्जाम्पल में प्रूफ करने के लिए किसको ले रखा है, संख्या 12 को ले रखा है। देखिए, आप किसी भी संख्या का चाहे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए, चाहे सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए, चाहे उनका योग निकालिए, हमेशा उस संख्या के अभाज्य के घात के रूप में ही लिखना पड़ेगा। यदि आप घात के रूप में लिखेंगे तो सब कुछ मान प्राप्त किया जा सकता है। राइट, आइए तो 12 को क्या लिखा था आपने, 12 को लिखा सर 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 1। ये कहां से आया है, हम 12 को भाग विधि के द्वारा, जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं उसके द्वारा हम भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से 5 मिनट पीछे जाएंगे, तो मैं यहां पर भाग करके बताया हूं, वहां से आप निकाल सकते हैं। राइट, तो यहां पर कंसेप्ट लग गया कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होता है। यहां पर हम लिखना चाहेंगे, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, घातों में अपने से एक जोड़कर, घातों में अपने से एक जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले किसी भी संख्या को इन अभाज्य घात के रूप में लिखना प्रयास करेंगे। यदि आप ये लिख लेंगे तब कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके घातों में अपने से एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। तो आइए बताइएगा, घात कितना है 2, ठीक है, घात कितना है 2, तो यहां पर 12 बराबर 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 1। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, घातों में प्लस 1 और गुणे घातों में प्लस 1। ठीक है, जरा बताइएगा 2 के पावर में घात कितना है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 प्लस 1 गुणे 3 के पावर में घात कितना है 1, 1 प्लस 1 अर्थात कितना आया 2 1 3
1 1 2, तो 3 गुणते 2 बराबर 6। यानी संख्या 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 6 गुणनखंड हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यहां पर हमने सिद्ध भी किया कि संख्या 12 के कुल कितने गुणनखंड हो गए? 6। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि ये आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखने का प्रयास करिए। राइट, एग्जाम करीब है, लग जाइए। ओके, फिर कल मिलते हैं आप लोग से। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।